नमस्कार दोस्तों, वाणिज्य स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि उत्तराखंड का है और जनवरी 2024 महीने का है। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने जनवरी के करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट किया था और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख भी लिया था। तो आज आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला करंट अफेयर है मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने की योजना। तो बेसिकली हमने अप्रैल के करंट अफेयर्स में इसे अच्छे से देख लिया है, कवर कर लिया है। तो इसे वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने थर्मल पावर प्लांटों के लिए कोयला ब्लॉक का अनुरोध किया। तो इसके मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। उत्तराखंड उन कुछ राज्यों में से है जहां कोई भी थर्मल पावर स्टेशन चालू नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है अनुकूल औद्योगिक नीति के कारण राज्य में तेजी से औद्योगिक विकास हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली उत्तराखंड में यदि देखा जाए तो कोई भी थर्मल पावर स्टेशन नहीं है, चालू नहीं है। लेकिन ये भी देखा गया कि उत्तराखंड में औद्योगिक नीति के कारण काफ़ी विकास हो रहा है, जिसके कारण से इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। तो इसी को लेकर के यह कार्य किया जा रहा है। ठीक है, यदि हम भारत में थर्मल पावर सेक्टर की बात करें तो बेसिकली ये एक ऐसे पावर स्टेशन होते हैं जो ऊष्मा से विद्युत को उत्पन्न करते हैं। थर्मल पावर प्लांट ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से सोर्स होते हैं: कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और भूतापीय स्रोत। ठीक है, तो इन सोर्सेज को ध्यान रखना है। ये मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। आगे देखें तो थर्मल पावर सेक्टर भारत में विद्युत उत्पादन का एक मुख्य सोर्स रहा है। ठीक है, तो देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग कितना है, इसको ध्यान रखना है, 75%। अगला है भारत के ताप विद्युत संयंत्र कोयले पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं, जो अधिकतर दूसरे देशों से आयात किया जाता है। इससे आपूर्ति में व्यवधान और मूल्य में अस्थिरता हो सकती है। यदि हम बात करें उच्चतम स्थापित क्षमता वाले राज्यों की, तो वो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो इन बातों को ध्यान रखना है कि ये इनके सोर्सेस क्या हैं। ठीक है, और कितना प्रतिशत इनकी क्षमता है और कौन कौन से राज्य हैं जो कि जहाँ पर हमें इनका उच्चतम क्षमता देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है रक्षा मंत्री ने सीमा परियोजनाओं का अनावरण किया। तो इसमें देख लेते हैं सीमा सड़क संगठन के बारे में। तो इसका गठन 7 मई 1960 को भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने और देश के उत्तर तथा उत्तर पूर्व राज्यों के दूर दराज के इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया गया था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें 19 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित और अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, तजिकिस्तान तथा श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में भी बुनियादी ढांचे के संचालन शामिल है। ठीक है, पीआरओ नई भारत चीन सीमा सड़कों के महत्वपूर्ण उन्नयन और निर्माण का कार्य करती है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पीआरओ के यदि हम आदर्श वाक्य की बात करें तो वह है श्रमेण सर्वम साध्यम। इसका अर्थ है कि कड़ी मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो इस बात को इसमें ध्यान रखिएगा। अगला है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने छात्रवृत्ति योजना के लिए पहले चरण की शुरुआत की। तो देख लेते हैं क्या है। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के पहले चरण में 241 छात्रों के खाते में प्रत्यक्ष लाभ यानी कि डीबीटी के माध्यम से 33,52,000 रुपए की राशि प्रदान की। तो इसके मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। महाविद्यालय स्तर पर तैयार की गई सकायवार मेरिट सूची में न्यूनतम 80% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान लाने पर
3,000, 2,000 और 1,500 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इसमें कितने रुपए की छात्रवृत्ति की योजना है। तो ध्यान रखिएगा, पहले के लिए 3,000, द्वितीय के लिए 2,000 और तृतीय स्थान लाने पर 1,500 रुपये की योजना है। तो इस बात को ध्यान रखना है। अन्य कक्षाओं के लिए वितरित छात्रवृत्ति संबंधित संस्थान स्तर से समर्थ पोर्टल पर सत्यापन के बाद प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो सामान्य परिवारों के छात्रों की प्रतिभा को आगे लाना है, ठीक है। तो इस प्रकार की योजनाओं जो होती हैं ये मेंस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, तो वहाँ के लिए भी इसे ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना की बात करें तो इसकी घोषणा 31 मई 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी, ठीक है। योजना शुरू करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो छात्र को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। केवल स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र ही छात्रवृत्ति के लिए इसके लिए पात्र हैं, तो इन बातों को ध्यान रखना है। यदि हम डीबीटी की बात करें, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, तो यह सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1 जनवरी 2013 को इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। इसे सिस्टम के भीतर जो कि धांधली होती है, धोखाधड़ी प्रथाओं को कम करने के साथ साथ लाभार्थियों को सूचना और धन के हस्तांतरण को सुव्यवस्थित तथा तीव्र करने हेतु डिजाइन किया गया है, जिससे जो भी बेनिफिट जो मिलता है, ठीक है, लाभार्थियों को, जो बेनिफिशरीज होते हैं, तो उनको आसानी से मिले, अच्छे से मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो। तो उसी को लेकर के जो ये कार्य है इसको शुरू किया गया था, ठीक है, डीबीटी को। तो डीबीटी अधिक कुशल और पारदर्शी वितरण तंत्र सुनिश्चित करते हुए इच्छित प्राप्तकर्ताओं को सरकारी सब्सिडी, लाभ तथा सहायता के सीधे हस्तांतरण को सक्षम बनाता है। तो इसमें बेसिकली बिचौली जो होते हैं उनको एक तरीके से हटा दिया गया और सीधा सरकार की ओर से जो भी बेनिफिशरीज हैं उनको लाभ प्राप्त होता है। अगला है उत्तराखंड ने पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदल दिया है, तो देख लेते हैं। रिजर्व के अंदर देखें तो माता सीता को समर्पित एक प्राचीन मंदिर तथा महर्षि वाल्मीकि आश्रम है। कहा जाता है कि अयोध्या छोड़ने के बाद वह अपने बेटों यानी कि लव और कुश के साथ यहीं रुकी थी। दोनों संरचनाओं का रख रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। यदि हम पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो यह पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। इसे दिसंबर 2012 में एक कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। पीसीआर का कुल क्षेत्रफल 58.25 वर्ग किलोमीटर है, जो रामनगर वन प्रभाग रामनगर के सुंदर, विशाल और समृद्ध जंगलों में स्थित है, ठीक है। यह रिजर्व स्तनधारियों की 33 से अधिक प्रजातियों, पक्षियों की 365 प्रजातियों और वनस्पतियों की 400 से अधिक प्रजातियों का निवास स्थान देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के हवाई अड्डे जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय होंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि देहरादून और पंतनगर में हवाई अड्डे जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय दर्जा को प्राप्त होंगे, ठीक है। मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। देहरादून में जाली ग्रांट और उधम सिंह नगर में पंतनगर राज्य के लिए महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं, ठीक है। जाली ग्रांट मसूरी के सुरम्य शहर का प्राथमिक हवाई अड्डा और निकटतम प्रवेश द्वार है। पंतनगर नैनीताल के लिए निकटतम हवाई अड्डा देखने को मिलता है। तो बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि कनेक्टिविटी बढ़ने और पर्यटन को बढ़ावा मिलने, राज्य में आर्थिक विकास के नए रास्ते खुलने की उम्मीद जताई जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जारी किया कैलेंडर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तराखंड के वार्षिक कैलेंडर सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड का विमोचन किया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। देख लेते हैं। इस वार्षिक कैलेंडर के माध्यम से उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों, स्थानीय उत्पादों, प्राकृतिक सौंदर्य, पौराणिक स्थलों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है, ठीक है। राज्य की पर्यटन नीति, सौर ऊर्जा नीति, सशक्त महिला समृद्ध राज्य, युवाओं के प्रति संवेदनशीलता
और निवेश रोजगार समृद्धि के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास इसके माध्यम से किया गया है। और कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे कि जल संरक्षण की दिशा में निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए तथा इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए। ठीक है, लोगों को डिजिटल लेन देन के प्रति जागरूक करना और नियमित रूप से स्वच्छता अभियान को चलाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रदेश में वोकल फॉर लोकल को तेजी से बढ़ावा दिया जाए। राज्य में पर्यटन को और तेजी से बढ़ावा देने तथा प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने पर निरंतर कार्य करना है। खान पान खेल को अपनी दिनचर्या में शामिल करने तथा नशे और लत से दूर रहने के लिए समय समय पर अवेयरनेस अभियान भी इसके माध्यम से चलाया जाएगा। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। इन बातों को आप मेंस में भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे है विकसित उत्तराखंड गणतंत्र दिवस परेड की झांकी। तो देख लेते हैं, वर्ष 2024 में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली गणतंत्र दिवस परेड की झांकी विकसित उत्तराखंड की थीम को प्रदर्शित करेगी। तो इस थीम को ध्यान रखिएगा। यह निर्णय राज्य की झांकी मानसखंड की सफलता के बाद लिया गया, जिसने वर्ष 2023 की गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि पिछले गणतंत्र दिवस में इस नाम को भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है झांकी में राज्य पक्षी मुनाल के साथ साथ मडुआ, झंगोरा, रामदाना और कोनी जैसी पारंपरिक फसलों की कृषि को भी दिखाया गया है। झांकी के मध्य भाग में होम स्टे एक प्रमुख हिस्सा है। झांकी के समापन खंड में राज्य की विकासात्मक परियोजनाओं के महत्वपूर्ण तत्वों को दर्शाया गया है, जैसे कि चारधाम मार्ग की ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, रोपवे सिस्टम और माणा के लिए बढ़ी हुई सड़क कनेक्टिविटी। तो बेसिकली जो झांकी होती हैं, तो इनके माध्यम से स्टेट के जो विकास डेवलपमेंट ग्रोथ को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, एक अच्छा माध्यम होता है। और गणतंत्र दिवस का एक महत्वपूर्ण दिन जो कि पूरा भारत मना रहा होता है, सेलिब्रेट कर रहा होता है, तो वो एक अच्छा माध्यम होता है कि अपने स्टेट के डेवलपमेंट को सभी के सामने एक तरीके से दिखाया जाए, जिससे अन्य जो स्टेट्स हैं वो भी एक तरीके से मोटिवेशन ले सकें और अपने स्टेट्स में जो भी उनको अच्छा लगता है उसे वो लागू कर सकें। ठीक है, देख लेते हैं झंगोरा के बारे में। तो यह नैतिक रूप से उत्तरकाशी घाटी उत्तराखंड के किसानों से प्राप्त किया गया है। यह मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे पुराने अनाजों में से एक है, जो लगभग 3000 वर्ष पुराना है। इसे सामान्यतः बंगाली में श्यामा, गुजराती में मोराइयो, हिंदी में सवा चावल, कन्नड़ में उदलू, तमिल में तेलुगु और तमिल में तेलुगु और कुथिराई वली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रामदाना के बारे में देख लेते हैं। इसे हाथ से चुना जाता है और हिमालय घाटी से प्राप्त किया गया है। यह कश्मीर से भूटान तक फैले हिमालय क्षेत्र में 1000 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच बहुतायत में उगता है। यह एक संपूर्ण प्रोटीन है जिसमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड और 14% प्रोटीन होता है। इसे अमरंथ, चूहा, चौलाई और पुंगी कीरी के नाम से भी जाना जाता है। अब मुनाल के बारे में देख लेते हैं। तो हिमालय मुनाल, जिसे इम्पेयन मुनाल, इम्पेयन फेजेंट तीतर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। इसे वर्ष 2018 में उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर के रूप में भी चुना गया है। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार हिमालय मुनाल अनुसूची एक सूचीबद्ध एक पक्षी है और आईयूसीएन की लिस्ट में देखें तो इसे कम चिंताजनक यानी कि एलसी प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, गन्ने की किस्म का राज्य परामर्शित मूल्य SAP। तो देख लेते हैं मुख्य बिंदुओं को। तो गन्ना का मूल्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर के तय करती हैं। अब इसमें 2 बातों को ध्यान रखना है। तो केंद्र सरकार जिस आधार पर तय करती है वो होता है FRP यानी कि उचित और लाभकारी मूल्य, और राज्य सरकार का होता है SAP यानी कि राज्य परामर्शित मूल्य। तो देख लेते हैं इनके बारे में। तो केंद्र सरकार FRP की घोषणा करती है
जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि CACP की सिफारिश पर निर्धारित होती है, जिसे आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि CCEA द्वारा घोषित किया जाता है। और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो हैं भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है। FRP गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, मेंस और प्रीलिम्स के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस समिति को ध्यान रखिएगा, रंगराजन समिति। अध्यक्षता को ध्यान रखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। यदि हम राज्य सरकार की बात करें तो SAP की घोषणा प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों की सरकारें द्वारा की जाती है। SAP आमतौर पर FRP से अधिक होता है। गन्ने की वृद्धि के लिए अब देख लेते हैं कि ज्योग्राफिकल क्या क्या स्थितियां होती हैं। तो तापमान की बात करें तो गर्म और आर्द्र जलवायु के साथ 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य देखा जाता है। वर्षा की बात करें तो 75 से 100 सेंटीमीटर। मृदा गहरी समृद्ध दोमट मृदा। और उत्पादक राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर देन कर्नाटक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है उत्तराखंड का जादूंग गांव पुनर्वास के लिए तैयार। तो देख लेते हैं। अपनी तरह की पहली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पहल में उत्तराखंड सरकार ने उत्तरकाशी जिले के जादूंग गांव का एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में पुनर्निर्माण और पुनर्वास करने का निर्णय लिया है, जिसे वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से निवासियों द्वारा खाली करा दिया गया था। ठीक है। यह गांव वर्ष 1962 से भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नियंत्रण क्षेत्र में आता है। तो देख लेते हैं ITBP के बारे में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ठीक है, तो यह एक समर्पित बल है जो तिब्बत चीन के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान की गई थी। और यह एक सीमा रक्षक पुलिस बल है जिसके पास ऊंचाई वाले अभियानों की विशेषज्ञता है। ITBP को प्रारंभ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF अधिनियम 1949 के तहत स्थापित किया गया था। हालांकि वर्ष 1992 में संसद ने ITBP अधिनियम लागू किया और वर्ष 1994 में इसके संबंध में नियम बनाए गए। ITBP को नक्सल विरोधी अभियानों सहित विभिन्न आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों के लिए भी तैनात किया जाता है। यह बल उच्च ऊंचाई वाले बचाव और पर्वतारोहण अभियानों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। भारत और चीन के बीच जो सीमा है वो स्पष्ट नहीं है, सीमांकित नहीं है। ठीक है। और देखें तो कुछ हिस्सों पर कोई पारस्परिक रूप से सहमत वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है। वर्ष 1962 के बाद भारत चीन युद्ध के बाद LAC अस्तित्व में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। भारत चीन सीमा को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। पहला है पश्चिमी क्षेत्र जो कि लद्दाख में देखने को मिलता है, मध्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। अगला है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग में किया रोड शो। तो बेसिकली हम इसमें देख लेते हैं प्रसाद योजना के बारे में। ठीक है। तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में चिन्हित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन पर राष्ट्र मिशन यानी कि नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव यानी कि प्रसाद शुरू किया गया था, जिसे अक्टूबर 2017 में योजना का नाम कर दिया गया तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान, नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, जिसे कहते हैं प्रसाद। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए कई धार्मिक शहरों स्थलों की पहचान की गई है, जैसे अमरावती, श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में है, कामाख्या असम में है, परशुराम कुंड लोहित जिला अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, पटना और गया बिहार में है। ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। अगला है पवित्र भूमि को जोड़ने वाली हवाई सेवा। तो हाल ही में 3 वर्ष से अधिक के अंतराल के बाद पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई अड्डे से उड़ान संचालन शुरू हुआ। तो इसमें देख लेते हैं इंपोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं आदि कैलाश शिखर के बारे में। ठीक है। तो आदि कैलाश जिसे शिव कैलाश, छोटा कैलाश, बाबा कैलाश या
जोंगलिंग कोंग पीक के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के कहाँ स्थित है? तो पिथौरागढ़ जिले में हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित यह एक पर्वत है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है जागेश्वर धाम। तो यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। यह स्थल भारतीय कानूनों के तहत संरक्षित है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ठीक है, तो हमने इसी के साथ अपने उत्तराखंड के जनवरी के दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर्स को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है, कवर कर लिया है, जो कि उत्तराखंड प्रीलिम्स 2024 प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है और मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे पहले हमने अप्रैल, मार्च, फरवरी के महीने के करंट अफेयर्स को भी अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, आप उन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ओरिएंटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।